पर आपको आमंत्रित करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जी सलाम के एडिटर इरफान शेख साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप तीनों नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। साथ ही अरविंद गोयल जी, आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच पर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। देखिए, नितिन गडकरी जी को मैन ऑफ आइडियाज के नाम से जाना जाता है और आज हम इस मंच से यही जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू इंडिया के लिए इनका अगला आइडिया क्या है, ये कैसे देश को आगे और ले जाना चाहते हैं। क्योंकि ग्रीन इंडिया की भी ये बात करते हैं, ग्रीन इंडिया भी ये बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे इनोवेशन इनकी तरफ से किए गए हैं जिसको लेकर देश लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नितिन गडकरी साहब अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। बहुत सीधे सीधे शब्दों में आप बात कहना चाहते हैं और मुझे उनका पिछले दिनों का एक बयान जो उन्होंने सामान्यता दिया था, लेकिन वो इतना वायरल हो गया कि उसकी चर्चा करना आवश्यक है। गडकरी साहब ने कहा था कि जो विधायक है उसको इस बात की चिंता लगी रहती है कि मंत्री कब बनेगा, मंत्री को चिंता रहती है कि मुख्यमंत्री कब बनेगा, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में सपने देखता है। और एक दोहा यह है कि गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ गज तो आप समझते हैं, वाजी माने घोड़ा होता है। तो चाहे गाय वाला धन हो, चाहे हाथी वाला धन हो, या फिर आपके पास रत्नों की खान हो, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल के समान है। आपको संतुष्ट रहना सीखना है। ये नितिन गडकरी जी से आप सीख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया के सीईओ दिलीप तिवारी जी मंच पर हैं और नितिन गडकरी जी से बिल्डिंग न्यू इंडिया इस विषय पर संवाद करेंगे। दिलीप जी, मंच आपके हवाले। सबसे पहले स्वागत हिंदुस्तान के उस मंत्री का जिसका नाम है नितिन पुलकरी। आप सोच रहे होंगे मैं गलत हूं, लेकिन पुलों को बनाने के लिए एक महारथी अगर हिंदुस्तान में तो उनका नाम है नितिन गडकरी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं राजनीति में जो दिल की बात जुबां पर नहीं लाते और जुबां पर जो बात लाते हैं वो दिल में होती नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जो दिल में है, जो जुबां पर है, जो बोलते हैं और जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पत्रकारिता में हूं और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि जी मीडिया में मैं 22 साल से काम कर रहा हूं और मैंने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखा है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक पर्यवेक्षक के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और एक विद्यार्थी के तौर पर, राजनीति को कवर करने वाले विद्यार्थी के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई राजनीतिक शख्सियत है जो हमको उत्साह दिखाती है, उम्मीद जगाती है, वो नितिन गडकरी है। हमारे बीच में कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में नितिन जी मदद की है। उसमें अरविंद गोयल साहब बैठे हुए हैं, उसमें अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, संजीव अग्रवाल साहब हैं, और ये लोग खासतौर पर चलकर आए हैं। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो आप ये मत सोचिएगा मैं आपको जानता नहीं हूं। अभी चर्चा आप कर रहे थे हमारी टीम के साथ। ऐसे कार्यक्रम करना कोरोना के बाद बहुत चुनौती भरा काम था, लेकिन शुरुआत करने के लिए नितिन जी ने मुझे संबल दिया। पहला सवाल आपसे नितिन जी, कई बार देश के हालात देखकर, दुनिया के हालात देखकर डर लगता था हमको कि अब क्या होगा, दुनिया क्या कहां जाएगी, रुक जाएगी। 2 साल से हम लोग रुके हुए थे, लेकिन आपकी सड़कें बदस्तूर बन रही थी। आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखिए, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है और ये तो यावत चंद्र दिवाकर ऐसा नियम है जिसके लिए कोई अपवाद नहीं है। पर एक बात जरूर है कि ये कोविड के समय है, जब परिस्थितियां बिगड़ते जा रही थी और विशेष रूप से सेकंड वेव के समय, तब ऑक्सीजन नहीं, कभी बेड नहीं मिल रहा था और लोग दवाई के बिना, ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना उनको मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था। वो परिस्थिति बहुत ही विदारक थी और उसमें, उस परिस्थिति में भी अनेक लोगों के मन को उस परिस्थिति ने बदल दिया। और मैं भी उस परिस्थिति को जब देख रहा था तो अपने अच्छे लोगों को, परिवार के संबंधित लोग, मित्रों को,
कार्यकर्ताओं को या गांव के लोगों को जाते जाते जब मैंने देखा, तब मुझे ध्यान में आया कि देखो ज़िंदगी हमारी कितनी, ये कब क्या होगा ये कुछ बता नहीं सकते। तो डर तो नहीं था, पर एक बात जरूर थी, क्योंकि डर मैंने आपको पहले ही कहा कि ज़िंदगी जो होती है वो आखिर उसका डोरी ऊपर वाले के हाथ में होती है। एक फिल्म का डायलॉग था, हम कठपुतली हैं, डोर ऊपर है। हम और आप सब इस मंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब और कैसा उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये एक आनंद पिक्चर में ये राजेश खन्ना का डायलॉग था, वो जिंदगी की फिलॉसफी थी, सही है। पर एक बात जरूर है कि डर से आत्मविश्वास पैदा हुआ, और थोड़ा डर के कारण हम इस समस्याओं पर, इस संकट पर मात करेंगे, ये पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है। और आज मुझे खुशी है कि आज हम सब लोग उस पर मात करके आगे जा रहे हैं, और आज फिर से एक बार हम इकट्ठा हुए हैं। यही है पॉजिटिविटी, यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और यही इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है ये इसका परिचय है। एक बात और बता दूं, पत्रकार के तौर पर मैंने बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्षों को कवर किया है, बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को कवर किया है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, दुनिया में जाने पहचाने एक राजनेता थे, उनको भी मुझे कवर करने का मौका मिला है। लेकिन गडकरी जी, इतनी बेबाकी से जब आप बोलते हैं तो कई बार अपने वाले भी थोड़ा दुखी होते हैं और विरोधी तो मजे लेते ही है। लेकिन आपने ये बेबाकी सीखी कहाँ से है? ये नागपुर से आई है या महाराष्ट्र से आती है? नहीं, मैं किसी को दुखी करने के लिए कभी बोलता भी नहीं हूँ, पर आप लोग कभी कभी एक वाक्य बोलने के उसके 10 अर्थ निकालकर आप ही उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। हम आग में घी डाल देते हैं। नहीं, मैं पहली बात तो जब बात कहता हूँ, अभी जैसे मैं राजस्थान की विधानसभा के सामने जिसका जिक्र किया, तो मैं वहाँ के सभी पार्टियों के विधायक और मंत्रियों के सामने बात कर रहा था। तो मैं उन्होंने जो मुझे आखिरी कहा वो छोड़ दिया, जो पहले कहा वो छोड़ दिया, और बीच वाला वाक्य चला गया। तो मैंने उनको कहा कि देखो ये तो चलने ही वाला है, पब्लिक का, गरीब व्यक्ति का काम करो, और काम करके वो काम में आएगा, और चिंता मत करो, खुशी से रहो, जो होना है वो होने वाला है। नहीं तो ये आमदार एमएलए बन गया तो बोलता है मैं मंत्री क्यों नहीं बना, मंत्री बना तो मुझे अच्छा डिपार्टमेंट क्यों नहीं मिला, डिपार्टमेंट मिला तो फिर आगे मैं और मेरा प्रमोशन कैसे होगा, तो ये अस्वस्थता क्यों रखते हो। तो उसमें मैंने अपनी बात कही थी, तो उसके किसी को लेकर नहीं कहा था। दूसरे दिन जयपुर में फ्रंट पेज पर एक हिंदी अखबार ने लिखा कि मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री पर तंग कसा, तो दूसरे ने लिखा कि गुजरात में, मुझे मालूम भी नहीं था, जब मैं भाषण बोल रहा था तो 12 बजे थे और 2:15-2:30 बजे गुजरात में मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री बदला, तो उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है, पर मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूँ कि अपने बोलने से किसी को तकलीफ होगी, किसी को दुख होगा, दर्द होगा, ये नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए बोलते समय जो बोला है वो किसी को सामने रखकर नहीं बोला था। और मैं जो आप बोलते हो उसका जवाब आप पूछते हो तो मुझे जवाब देना पड़ता है, जवाब देना है तो उसमें से अर्थ निकलता है, इतना ही उसमें है। नितिन जी, अक्सर राजनेता, बड़े नेता, मंत्री, अफसर, पत्रकार सब अपना हाथ दिखाते हैं और ज्योतिष वाले से पूछते हैं कि भैया भविष्य बताओ। आप तो जो बयान देते हैं वो भविष्य के हिसाब से ही होता, फिट हो जाता है एकदम, सुबह बोलते हैं शाम को फिट हो जाता है। देखो, मैं आपको पहली बात ये कहता हूँ कि मैं जैसे आप पूछते हो उसका लॉजिकल, इथिकल और लीगल जो कुछ मेरे हिसाब से जवाब होता है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप प्रश्न भी बड़ा होशियारी से पूछते हो। अब प्रश्न पूछने के पीछे आपके मन में यही होता है, और जो एक पत्रकार करके आपका अधिकार है कि इस जवाब में इससे क्या निकले, और वो निकलते समय सीधी बात निकलने में आपको भी इंटरेस्ट नहीं होता ना आपके प्रोफेशन को भी इंटरेस्ट होता है। निकलने से कोई कंट्रोवर्सी निकलती क्या, कोई विवाद खड़ा होता है क्या, तो उसमें मजा आती है। आपके 56 भोग में से हम 2-3 भोग चुनते हैं बस। जो नेता बयान देते हैं 56 तरह के होते हैं, लेकिन हम 2-3 चुन के उसको फिर जनता को दिखाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जब ये चर्चा होती है तो जो सवाल पूछते हैं, जो जवाब देते हैं, तो सवाल पूरा और जवाब पूरा दिखाना चाहिए। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि सवाल भी दिखाते नहीं, जवाब भी दिखाते नहीं, 2 वाक्य उठाकर दिन भर न्यूज चला देते हैं, तो लोगों को फिर उसका आउट ऑफ रेफरेंस। तो मैं आपको ये कमिटमेंट कर रहा हूँ अपने, जो मेरा सीमित दायरा है, कि मैं जिन चैनलों के लिए जिम्मेदार हूँ, जिस मीडिया ग्रुप में मैं काम करता हूँ, जो जैसा आपने बोला वैसे ही दिखाऊंगा। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, आपका और बहुत। नितिन जी, मेरा सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। हमने आज इसकी थीम रखी है बिल्डिंग न्यू इंडिया। न्यू इंडिया तब बनेगा जब सड़कें बनेंगी, जब बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे। और कहते हैं कि नितिन गडकरी के आने से पहले कोविड नहीं था, लेकिन वहाँ पर विभाग में, सड़कों के काम में संकट वैसे ही था, वो कोविड की तरह ही मान लीजिए। और आप कोविड में भी हर रोज 37 किलोमीटर सड़कें बनवा रहे, 38 किलोमीटर, एक किलोमीटर और बढ़ गया हमारे रिकॉर्ड में, अब हम इसको दुरुस्त कर लेंगे। तो आपके जो लोग हैं, आपकी टीम ने कभी नहीं कहा कि साहब कोविड है, क्यों परेशान कर रहे हैं? और आप गाड़ी में बैठ जाते हो, कहते हैं थोड़ा रफ्तार बढ़ा दो, और फिर आप चाय भी पी लेते हैं उसमें। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जीवन में चाहे आप है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, हमारे जीवन में समस्या और सवाल और चैलेंजेस ये हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। अवसरों में कन्वर्ट करना है और समस्याओं को भी अवसरों में कन्वर्ट करना है। तो ये जो इसका नाम है लीडरशिप, और लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ये प्रोफेशन में, बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट में, सब जगह पर है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये जब समस्याएं थी, ये बात नहीं थी कि लोग कोविड के कारण चले गए थे। ये बात नहीं थी कि स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं थी। ये मटेरियल लाना मुश्किल था, लोगों को एक जगह रखना मुश्किल था। तब भी हमारे बड़ौदा में हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसी स्थिति में हमारे सोलापुर विजापुर सेक्शन में 26 किलोमीटर 1 लेन बिटुमिन रोड 22 घंटे में कॉन्ट्रैक्टर ने बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारे अधिकारी, हमारे इंजीनियर्स, दैट ओनली क्रेडिट इज नॉट टू मी, मुझे केवल उसका श्रेय नहीं है, एक टीम को है। और वो टीम जो होती है वो सब मिलकर जब काम करती है और समस्याओं पर मात करती है, तो हम 38 किलोमीटर पर डे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रोड कंस्ट्रक्शन में कोविड के पीरियड में हम पहुंच गए। तो ये जो बात है कि ये आपके और मेरे जीवन में समान है। आपने यहाँ कार्यक्रम किया तो आसानी से नहीं हुआ होगा, एक आध बार पुलिस की परमिशन लेनी पड़ी होगी, लेकिन जब आपने हाँ भर दी तो फिर हमने पूरी ताकत झोंक दी। यही बात है, दैट इज द लीडरशिप। और इसके लिए मैं एक फिलॉसफी, अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का एक किताब मैंने बहुत स्टूडेंट था तब पढ़ा था। तब उनको बहिष्कृत किया गया था अमेरिका में कि कोई उनको अपने एरिया में, क्योंकि वाटर गेट के कारण काफ़ी बदनामी हुई थी, तो अपने एरिया में उनको रहने के लिए भी जगह नहीं दे रहे थे लोग। तब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है और उसमें उन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा था। तो वो वाक्य ये था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है, निराश होकर भाग जाता है, तब वो समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में अड़चने आएंगी, समस्याएं आएंगी, गतिरोध आएंगे। हम उस पर मात करके पॉजिटिव वृत्ति से, आत्मविश्वास के साथ हम चलते रहेंगे। यही सबसे बड़ा मंत्र है और यही मंत्र हमारे सब लोगों ने किया। और आखिर में आपको एक बात मैं बताऊंगा कि 38 किलोमीटर इज नॉट माई क्रेडिट, ये टीम का क्रेडिट है। अब देखो, आपका कार्यक्रम अच्छा हो, जो घूम रहा है कैमरा, वो अगर रुक जाएगा तो आपके कार्यक्रम को इतने तक ही सीमित रह जाएगा। तो उसका भी रोल इंपॉर्टेंट है, वो मशीन वाले का भी रोल इंपॉर्टेंट है, आपको जिसने पेपर तैयार करके दिया, रिसर्च पेपर, वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता हूँ, बहुत मस्त है वो, और वो पब्लिक के लिए बहुत उपयोगी है। कई बार मुझे लगता है कि आप अगर राजनेता नहीं होते तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे स्पीकर्स में और मोटिवेटर्स में एक होते। एक ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B², ठीक है। पर यह समझ लो कि ए और बी मिल गए और दोनों ने मिलकर काम किया, तो A + B ब्रैकेट में स्क्वायर यानी मिलकर काम करने का जवाब आता है A² + B² + 2 AB। तो 2 AB इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट।
तो ये जो और वैसे होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वैसे मैथ्स में होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी मैथमेटिक्स का इक्वेशन है। क्योंकि मैं पीसीएम का विद्यार्थी हूं, तो मुझे पता है कि आपने जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, जब ताकत बन गई तो फिर आपने कहा ट्वाइस। इसमें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे साथ काम करने वाला छोटा से छोटा व्यक्ति, अभी मेरे साथ सिक्योरिटी में कोई दिल्ली पुलिस का काम कर रहा है, वो मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तब से काम कर रहा है, उसको अट्रैक्टिव जॉब मिले पर वो छोड़ता नहीं, वो बोलता है मुझे आपके साथ ही रहना है। ये जो अटैचमेंट होती है, जो रिलेशनशिप होती है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है, ये जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और अधिकारी, इंजीनियर्स, ऐसा नहीं होता कि मैं कभी नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज भी होगा, प्रेम भी करता हूँ, बात भी करता हूँ। तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे यही कहना है कि ये इतने कठिन स्थिति में जो काम हुआ है वो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर अच्छा काम किया, उसका वो परिणाम है। तो कई बार आपकी नाराजगी होती है तो आप कहते हैं कि ये सड़कों के गड्ढे ठीक करो, नहीं तो मैं तुमको टाइट करूंगा सबको। तो कई बार आप उनको टाइट करने के लिए कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं, या फिर लगता है कि अब सब नहीं, देखो अगर हम पैसा देंगे तो रोड अच्छे बनने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। माय कंट्री, ये मेरे देश की संपत्ति है और इसमें तुमने गड़बड़ की तो मैं तुमको ठोकूंगा। तो वो क्या होगा, ये वो जो बोलते हुए मैंने बोला वो दैट एक स्पिरिट था। तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्टर डरते भी है, और कोई खराब काम करेगा, बदमाशी करेगा तो मैं उसको बिल्कुल ठोकूंगा। अच्छा काम चलता है तो आप फिर रिवॉर्ड देते हैं? बिल्कुल देता हूँ, उसका नाम लेता हूँ पब्लिक। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर के, मैं साइट पे गया था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर, मैंने उनके सत्कार किए, उनको बहुत अच्छा सराहा, अधिकारी को सराहा, तारीफ की, अच्छे काम करने वालों को। मुझे एक ने पूछा था कि सरकार में कमी क्या है, मैंने बोला सरकार में बहुत अच्छा ही है, कुछ कमियां भी है। कमी ये होती है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। तो हमारा जरूरी है कि जो अच्छा करेगा उसको मोटिवेट करें। अभी हम रेटिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट मिले, और जो गलत काम कर रहा है उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको माइनस करें। तो अच्छी कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे गुणवत्ता, अच्छा आज क्या है, गधे घोड़े बराबर ही चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका हमारे यहाँ सर इसको कहते हैं सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी, यानी सारी धान एक है, खुशबू वाली भी वही है और जो मोटा चावल तो भी वही। इसीलिए उसमें जो अच्छी है उसको हमको सपोर्ट करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि बाकी लोग भी अच्छे बने, और इसी से अच्छाई बढ़ती जाएगी और सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, आपसे वो गड़बड़ करने वाले थोड़ा डरते होंगे कि गड्ढे कर दिए या कम चोखा, मतलब जैसे आप ग्रेड है, स्टैंडर्ड है, उसको मीट नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं गाड़ी में बैठ के आप कहते हैं कि जरा थोड़ी रफ्तार बढ़ा लो, 120 पे करो, और फिर उसमें आप चाय का प्याला भी रख देते हैं, हिलना नहीं चाहिए। एक हमारे हाईवे पर रोड साइड एमिनिटीज बनी थी, रोड साइड एमिनिटीज, पेट्रोल पंप के बाजू में रेस्टोरेंट और होटल। तो मैं आपको नहीं बता सकता वो शब्दों में है, पर मैंने उनको कहा कि ये तो टॉयलेट में जाने लायक भी नहीं है, इतने से भी गंदा बनाया तुमने शर्म आनी चाहिए कि कितना काम कितना, उगाड़ के फेंको, सब तोड़ दो, ये तोड़वा दिया मैंने, ये नहीं अच्छा है, नया आर्किटेक्ट से करो, मुझे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी कुछ बातों में अब लोगों को पता है कि क्वालिटी चाहिए अच्छी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे वॉशरूम्स, आप लोग प्रवास पे जाते हो, 300-300, 400-400 किलोमीटर में हमारे माँ बहनों के लिए अच्छे टॉयलेट नहीं। अगर छोटा बच्चा है उसको दूध पिलाना है तो जगह नहीं। अभी मैं 350 जो ये रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहा हूँ, उसमें मैंने एक स्पेशल रूम इसलिए बनाई है कि कोई माँ अपने बच्चों को लेकर जाती है, छोटा बच्चे को लेकर, उसको दूध पिलाने के लिए अलग रूम बनाई है वहाँ रोड साइड में, और सबके लिए वॉशरूम बनाई है, और ट्रक ड्राइवर के लिए मैंने कहा बाथरूम बनाओ, भले 5 रुपए उनसे लो पर अच्छी सर्विस दो, अच्छे टॉयलेट दो, और एक आदमी जाने के बाद फिर उसको साफ करो, वहाँ ड्यूटी लगाओ एक की, उसको 10-20 हज़ार रुपये महीना दो। प्रश्न पैसे लेने का नहीं, पर क्लीननेस चाहिए, जो अपने होटल में जितना अच्छा है उतना अच्छा करो। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से अगर ये छोटी छोटी बातों से क्वालिटी सुधरेगी तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा होगा। आइडियाज आपको आते कहाँ से हैं सर? ये आप जैसे लोग बताते हैं, चलते चलते समझ में आता है, और जो ग्रास रूट पर काम करता है। मैं मजाक में कहता था कि मैंने फिल्म हर समय मैं सामने से देखता था, तो 3rd क्लास में पिक्चर देखा बहुत बचपन में, नाटक पीछे से देखते थे, साइकिल पे घूमते थे, स्कूटर पे घूमते थे, फुटपाथ पर ही खाते थे। तो मुझे आज भी मैं मुंबई जाता हूँ
तो रात को सिक्योरिटी वगैरह छोड़ के वही पानी पूरी पाव भाजी खाने के लिए फुटपाथ पर जाता हूँ। तो वो नेचुरली मैं छोटे छोटे लोगों के प्रॉब्लम्स और समस्याओं को समझता हूँ, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसको कैसे पूरे करना ये समझ में आता है। उसी से आइडिया आती है, जब प्रश्न निर्माण होते हैं तो जवाब भी मिल जाते हैं। अच्छा, आपका हाईवे में स्पीड पर गाड़ी चलाना और चाय पीना अनुभव कैसा रहा? चाय छलकी तो नहीं? नहीं, इसके दो इंसिडेंट हैं। एक बार मैं मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे 98 में हमने बनाया था, तो उसका सेक्शन में चेक करने के लिए गया था। वो एससीसी कंपनी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अजीत गुलाबचंद उसके मालिक है, वो भी थे। और मैं उस सेक्शन में मेरे एमडी आरसी सिन्हा, मैं और वो बैठे। मैं जनरली गाड़ी में सामने बैठता हूँ। तो मैंने उनको कहा था कि मैं 120-25 के स्पीड पर, 120 से 130 के स्पीड में मैं चाय पीऊँगा थर्मास में निकाल कर, और मेरा चाय गिर गया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, साल रोड पूरा तुमको। तो सब टेंशन में थे, और मैंने वो थर्मास में चाय लिया, मैं बराबर निकाला, चाय कप में लिया, पूरा भर के लिया, और मैंने पूरा चाय पिया। इधर उधर एक भी तेल नहीं गिरा। वो जो ग्रेडियंट था वो परफेक्ट था, और स्पीड पर मैं चलते हुए चाय पिया। मैंने वाला ये अच्छा हुआ। इसका मतलब कंपनी पास हो गई। हाँ, अभी परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, शैलेश भी मेरे पीछे बैठा, जिसने फोटो निकाल लिया। तो वो हमारे मेंबर NHI बैठे थे, कॉन्ट्रैक्टर भी बैठा था, वो आरओ भी बैठा था, वो चला रहा था, और मैं सामने था। मैंने बोला लगाओ स्पीड बढ़ाओ, तो 120, 140, 160, 180 हुई। तो बोला अरे बहुत, मतलब कुछ नहीं, देखो टेस्ट करना है। और वो 180 पे जा रहे थे, हमारे पेट का पानी हिल नहीं रहा था। तब मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक बना। तो आपने ये भी कहा है कि जो अच्छे हाईवेज होंगे तो थोड़ा बहुत स्पीड लिमिट बढ़ा भी दी जाए। 180 तो नहीं चलेगी जनता, ये तो आप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट से भी बचना है। देखिए, अभी जैसे दिल्ली मेरठ है, आप लोगों को ज़्यादा मालूम है क्योंकि मैं भी उद्घाटन के लिए जाने वाला हूँ। अब पहले दिल्ली मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। तो अब ये 18 लेन रोड बनाई है ITO के सामने। आप पत्रकार लोग इधर यमुना के पार रहते हैं, मैं तो वहीं रहता हूँ, वही तो सब मुझे बोलते हैं कि आपने हमारे जीवन का सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा बचाया। तो अब ये रोड पर अभी अब क्या हुआ, ये इसमें कम से कम कहीं ना कहीं क्रॉसिंग है। पर अब मैं अक्षरधाम से डायरेक्ट देहरादून नया रोड बना रहा हूँ, एक्सिस कंट्रोल दोनों बाजू में कुछ नहीं, बंद है। तो वो रोड की स्पीड अब नेचुरली क्या है कि 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में चंडीगढ़, इधर 2 घंटे में दिल्ली। सर अगर आप पहले होते तो शायद हम दिल्ली छोड़ के नोएडा नहीं जाते, क्योंकि पहले हमारी जिंदगी के 2-3 घंटे 4 घंटे बर्बाद होते थे। अब हम हिसाब लगाएं कितने घंटे बर्बाद किए हमने। अभी मैं तो आपको कहूँगा, अगर मैं आपके फायदे की बात बता दूँ तो अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हमने बनाया है, तो शायद आप 35 मिनट में यहाँ से वहाँ चले जाओगे। तो हाईवे पर आप बढ़िया अच्छा मकान 2 एकड़ जमीन लेकर बनाइए, ताकि आप वहाँ सस्ता मिल जाए। सब इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसी को कहते हैं कि आप वहां पर अभी से देखिए, जो नितिन जी ने बताया ये मेरे लिए नहीं है, इसके माध्यम से जो इस वक्त लगभग 60 मिलियन लोग हमको देख रहे हैं पूरे देश में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, क्योंकि जी सलाम, जी हिंदुस्तान, जी UP MP और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर, सब में नितिन जी को सुन रहे हो। तो सब लोग आप लोग देखिए कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बगल में 2 एकड़ में बढ़िया सा शानदार अच्छा घर बना लीजिए आप लोग, क्योंकि ये हाईवे आते हैं, बिल्डिंग न्यू इंडिया होगा, रफ्तार बढ़ेगी। और नितिन जी, जब हम बात करते हैं कि राजनेताओं का विजन नहीं होता है, वो केवल पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, फायदे के लिए काम करते हैं, 5 साल में चुनाव जीतना है, फिर वापस आना है, फिर जीतना है, फिर वापस आना है, चलने दो, विकास की क्या जरूरत है, बिना उसके वोट मिलते हैं। और कई नेता ये कहते हैं कि साहब चुनाव में तो आदमी के तो हम नमस्कार चमत्कार करते हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों को भी, जानवरों तक को कई बार समझना पड़ता है, किसी की भैंस मर रही है, किसी की गाय मर गई, वहां भी आपको जाना पड़ता है, जन्मदिन में और किसी के अंतिम संस्कार में भी शामिल होना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिल्डिंग न्यू इंडिया की, तो बिल्डिंग न्यू इंडिया का विजन तो सैकड़ों साल का होगा, अभी तो हम 75 साल के ही हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज से अगर हम सोचें अगले 75 साल की या उससे भी ज़्यादा की सोचें, तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब हम किस दिशा से बढ़े, किस रफ्तार से बढ़े? क्योंकि आपने जैसे कहा कि हम पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा हम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल का, पेट्रोलियम का, और आप एथेनॉल की वकालत करते हैं, हम जब से आपको कवर करते रहे, जब से आप नागपुर से दिल्ली आए तब से हम आपको कवर कर रहे हैं। एथेनॉल की आप बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, आप ई व्हीकल्स की बात करते हैं, लेकिन ये लोगों को देर से समझ में आता है, आप तो तब से कर रहे हैं ये बात।
देखिए, एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और कोई भी विकास के लिए सोचते हुए हम सबको अगले 50 साल का सोचना होगा। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का पोल्यूशन कितना गंभीर है। मैं एक बार लंदन में था तो एक इंडियन परिवार मुझे मिला और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को हम जाने वाले थे, हमारे टिकट कैंसिल कर दिया और इसलिए कैंसिल किया कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। अब मुझे अच्छा नहीं लगा। और आज दिल्ली में इसी प्रकार से अगर पोल्यूशन चलेगा तो आप सबका जीवन 4 साल 5 साल से कम होगा। इतना गंभीर समस्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। और इसमें पेट्रोल डीजल के कारण सबसे ज़्यादा होता है। अब मुझे बताइए कि अब देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, 8 लाख करोड़। और 5 साल में अगर हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। अब 25 लाख करोड़ अगर देश के इकोनॉमी में अगर हमारा इंपोर्ट बिल होगा तो कितना बड़ा इम्बैलेंस होगा, देश की इकोनॉमी कितने खर्च इसमें जाएगी। तो इसका उपाय है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इस बात को मैं आज 14 साल से 12-13 साल से 14 साल से लगातार कह रहा हूँ कि हम एक काम करें कि भाई हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और ये बात सिद्ध हो गई कि आज हमारे गन्ने के जूस से हम इथेनॉल बना रहे हैं, तो गन्ने के मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं। अब मैं अभी जल्दी ही ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च करो, अभी मैंने ऑलरेडी बजाज और टीवीएस की मोटरसाइकिल और स्कूटर लॉन्च की है। फिर अभी अपना टोयोटो कंपनी की गाड़ी आ रही, यूरो 6 इमिशन नॉर्म पर 100% फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। तो लोगों को जो पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के किसान हैं, उनको शुगर सरप्लस है, हमारे पास शुगर के बजाय इथेनॉल बनेगा तो उनको भी अच्छा भाव मिलेगा। और ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा। तो अभी मैं भी जब आउट ऑफ बॉक्स बात करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कोई कन्विंस करने में लोग होती नहीं। अभी मैंने कल आज ही सुबह टोयोटो कंपनी के अधिकारी आए थे और उसके पहले मालिक भी आके गए। मैंने कहा मुझे एक ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए और वो मैं गाड़ी अभी ला रहा हूँ 1 महीने के अंदर। और वो गाड़ी में ग्रीन हाइड्रोजन भरूंगा, फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के वहाँ वो बनता है और मैं 300 किलोमीटर चलती है। तो मैं वो गाड़ी में घूमूंगा दिल्ली में। मैं इसलिए घूमूंगा कि मैं लोगों को समझा पाऊंगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन पर देखो मैं कितना सेफ चल रहा हूँ, आप भी आगे ये ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी लो। वैसे इथेनॉल की भी गाड़ी मैं 100% ला के उसमें घूमूँ। अभी मैं नागपुर में इलेक्ट्रिक की गाड़ी में घूमता हूँ तो मेरे को लोग पूछते हैं, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक का प्रसार हुआ। अब बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, अब सब आ गया, कार भी आ गई। अब इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी इलेक्ट्रिक पर आ रही है और इसकी कीमत भी कम हो रही है। और आप देखते रहिए आज से 2 साल के अंदर पेट्रोल की गाड़ी की कीमत के शायद कम इलेक्ट्रिक की गाड़ी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 किलोमीटर पेट्रोल में जाना है तो 10 रुपये, डीजल में जाना है तो 7-8 रुपये और इलेक्ट्रिक में जाना है तो 1 रुपये। तो मुझे लगता है आपके पैसे की बचत भी होगी। इसलिए इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो इलेक्ट्रिक, अपना इलेक्ट्रिक, फिर बायो ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब फ्यूचर की फ्यूल और हमारे देश में तैयार हो सकती है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन, अब ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पर अलग कार्यक्रम करिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? महंगा है। ये महंगा क्यों है कि पानी में आपको किसी को मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ है? इसको एक करने से पानी होता है। अब वो पानी से हाइड्रोजन बाहर निकलना है, पानी फुकट में अवेलेबल है। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर करके अपने देश में बड़े प्रमाण पर तैयार हो रहा है, हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो उसमें पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और उस पर गाड़ियाँ चलेगी। अब ये बहुत सस्ता होगा पर ये करने में पावर लगती है, पानी लगता है। तो मैंने अभी एक प्रोजेक्ट मेरे मन में है कि हमारे यहाँ जो टॉयलेट का पानी होता है, आपको मालूम होगा शायद कि हमने 7 साल पहले, मैं नागपुर से हूँ, हमने हमारे टॉयलेट का जो गंदा पानी था उसको साफ करके महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए पर ईयर रॉयल्टी मिलती है टॉयलेट का पानी बेच के। तो मैंने अभी हमारे पुरी साहब को बताया कि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद में हम पानी को, क्योंकि स्वच्छता हमारी प्रायोरिटी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो वो पानी से वहीं हम
कचरे के वहाँ सोलर रूफटॉप बनाएंगे और सोलर पावर मिलेगी 1 रुपया 90 पैसे 70 पैसे सस्ती, और उससे पानी फुकट में होगा, और पानी से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारा हाइड्रोजन 50 रुपये किलो से कम आएगा। और फिर सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री जो कुकिंग कोल यूज़ करती है वो ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेगी। होटल में सब जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, एयर कंडीशन से लेकर हमारे किचन सब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। तो हमारे देश में हम इतनी ऊर्जा तैयार होगी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला देश होंगे, ये विजन है। अब उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन बनाया, 3000 करोड़ रुपए दिए, और अब देश में इसकी जागरूकता, जो IIT में प्रयोग शुरू है। अब वो केमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रिक बैटरी की, लिथियम आयन की, अब हम सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन और ये सब स्टील आयन, इस पर काम कर रहे हैं हमारे IIT। हमारे देश में इतने होशियार लड़के हैं और आने वाले समय में इतना परिवर्तन हो रहा है कि हमारे जैसे नेताओं की जिम्मेदारी है कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी नॉलेज को लेकर जनता तक पहुंचाए। तो मैं 2 बातें कहता हूं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये देश का भविष्य है। और दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूं कि वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, तो ये दोनों, वेस्ट इज नॉट वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अभी जैसे ये कचरा है, अब ये कचरे को सेग्रीगेट किया तो एल्यूमिनियम, ग्लास सब निकलेगा, और उसमें से ऑर्गेनिक जो कचरा निकलेगा उससे CNG निकलेगा। अब मेरा ट्रैक्टर मैंने बायो CNG पर पहला कन्वर्ट किया, जो लॉन्च किया था। तो किसानों में एक ट्रैक्टर अगर बायो CNG पे चलेगा, ये बायोमास से, ये परली आप जलाते हैं ना, ये परली से 5 टन परली से 1 टन CNG निकलता है। ये पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पूरी परलिया का जो एक बस और ट्रक और ट्रैक्टर पूरे CNG पे चलेंगे, प्रदूषण भी कम होगा, और एक ट्रैक्टर जब चलता है तो 1.25 लाख रुपए बचेंगे। तो हमारा काम यही है कि सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को, उसको पॉपुलराइज करके उसको लोगों तक पहुंचाना। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं तो मेरा काम है, तो मैं लगातार उसके पीछे पड़ा हूं कि कैसे। अभी मैं एक इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा हूं, और कंपनी का नाम नहीं बताता आपको क्योंकि अभी 15-1 दिन में ही करने वाला हूं। तो नेचुरली इससे फायदा होगा किसान का, यही उसके पीछे प्लान। नितिन जी, अक्सर हमने देखे हैं कि लोग जैक ऑफ ऑल होते हैं, मास्टर ऑफ नन होते हैं, ये हमने अक्सर सुना है। लेकिन आप तो मास्टर ऑफ ऑल हैं, आप साइंस की बातें भी करते हैं, आप इंडस्ट्री की बातें भी करते हैं, आप उद्योगपतियों को संदेश भी देते हैं, आप पब्लिक को भी देते हैं। तो आप कौन सा हेड पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैं कोई इतना विद्वान और होशियार व्यक्ति तो नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं अपने स्टूडेंट लीडर में विद्यार्थी परिषद का और संघ का काम करता था, तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कुछ करूँ। ये बात जरूर है कि स्वार्थ हर व्यक्ति को होता है, मुझे भी है। मेरा घर अच्छा चलना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा चलना चाहिए, 2 पैसे कमाने चाहिए, ये गलत नहीं है। पर मेरा पेट भरने के बाद क्या जो भूखे पेट के, उनके पेट के लिए भी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तो यही इंस्पिरेशन आपको, लोगों को सस्टेनेबल लाइफ देने के लिए। अब मैं विदर्भ से हूँ, महाराष्ट्र के। 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, और ये 2000 से मैं देख रहा हूँ। तब मैंने तय किया कि मैं इस इतने लाइफ में काम करूंगा कि ये किसानों की आत्महत्या जो है, इसको मैं रोकने के लिए, किसान खेती को मैं इकोनॉमिक वायबल कैसे बनेगी। मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैंने पूरी अपनी ताकत, जो कुछ मैं पढ़ता रहा, सुनता रहा, फिर मुझे ध्यान में आया कि मैं अच्छी बात बताता हूँ, लोग विश्वास ही नहीं रखते। तो फिर मैंने तय किया कि मैं जो कहूँगा मैं उसको प्रयोग करूँगा। अब मेरे पास आप बोलो तो 1 महीने में मैं आपको मेरे साथ बिठाकर हाइड्रोजन के गाड़ी में पूरे दिल्ली में 1 घंटा घुमाऊंगा, आपको खुशी होगी। अब पता है कि फिर आप बोले आपको अच्छी गाड़ी है। नितिन जी, आप इतना कम बजट में बनवा दीजिए कि हम जैसे पत्रकार भी खरीद पाएं, और यहाँ जो आम लोग हैं या बड़े लोग तो खरीद ही लेंगे, बड़े हमारे पास बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि दिल्ली के उन लोगों तक पहुंच जाए जिनकी बजट है। हमारा बजट थोड़ा। आपको एक बात बताओ, यही इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, बराबर, महीने का खर्चा कितना है? अगर ये 20,000 रुपये महीने के खर्चे को मैंने 2,000 रुपये में लाया, और आपको अगर पेट्रोल के गाड़ी के कीमत में नई गाड़ी दिलाई, और 18,000 रुपये का सेविंग केवल फ्यूल पर, मेंटेनेंस कुछ नहीं, ना कार्बोरेटर खराब होता है ना कुछ नहीं, तो मुझे आपके पास कहने की जरूरत ही नहीं। आप ही जाके बैंक से कर्जा लेकर तुरंत गाड़ी भंगार में बेचोगे पुरानी, और नई गाड़ी इलेक्ट्रिक की खरीद लोगे।
आपने तो ये भी कह दिया कि 15 साल से पुराने ज्यादा व्हीकल्स जो है डीजल खासतौर पे, वो गाड़ियां भी सब स्क्रैप करो, नई गाड़ियां खरीदो, इससे थोड़ा सा क्लीन एनर्जी भी आपको, जो वातावरण क्लीन होगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि हम तो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं ना। ये गलत बात है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं बजाज स्कूटर लेने के लिए गया, तो मैंने एक का नंबर 5,000 रुपये ऑन दे के वो गया था, तो उसने कहा ये रंग है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। मैं राहुल बजाज जी को भी ये कहानी मैंने बताई थी, तो मैंने बोला दूसरा रंग देना, नहीं बोले। तो उस समय गाड़ी को नंबर लगते थे, किसी की शादी होती थी तो चीफ मिनिस्टर के, आपको याद होगा कुछ लोग, चीफ मिनिस्टर के कोटे से वो बजाज का चेतक या प्रिया स्कूटर मिलता था, उसके लिए बड़ी पहुंच लगती थी। तो मैंने बोला राहुल जी को, अब तुम ट्रक में गाड़ियां रख के तुम्हारी गाड़ियां घूमती है तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि ये लोग अभी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि अब इससे समय अब घाटा ही होता है। मैं आपको उतना ही फॉडर देकर 15 लीटर वाली गाय आपको देकर आपको दूध का धंधा प्रॉफिट में भी लाऊंगा, दूध भी पियोगे, खुश भी होंगे, पैसा भी कमाओगे। तो कई बार लगता है कि आप बिजनेस के इतने आइडियाज देते थे, अगर पेटेंट कराएं तो, जैसे आपने कहा था ना कि एक बार यूट्यूब से कमाई, कोरोना में नितिन जी जहां जहां कार्यक्रमों में शरीक हुए तो यूट्यूब से कमाई सर ने बताई 4 लाख। तो इतने आइडियाज आप देते हैं, अगर ये आइडियाज अगर आप पेटेंट करा लें और सब लोग लेने लगे तो करोड़ों में हो जाएगा। अभी कैसा है, आपका आज कार्यक्रम हुआ, अब कार्यक्रम आपका प्रकाशित होने के बाद मेरी जो सोशल मीडिया की टीम है वो आ जाता है यूट्यूब पर, फिर दुनिया में लोग देखते हैं, जी सलाम, तुम्हारा भी बैंड बज गया, मेरा भी काम चालू। तो हमने गडकरी नितिन जी, हमने कौस्तुभ को जी सलाम, जी MP छत्तीसगढ़, जी UP उत्तराखंड और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर सबके लिंक दे रखे हैं कि सबको डाल दो, तुम पूरी दुनिया में फैला दो। तुम्हारे डालने के बाद और होने के बाद मेरे भी इस पर चला जाएगा। अब मेरे 1 करोड़ 20 लाख फॉलोअर है, तुरंत वो देखेंगे गडकरी क्या बोल रहे, तो वो जो देखेगा वो पैसा देगा। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, ये सबके दिल में रहता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सीनियर ऑफिशियल्स जो हार्ड वर्किंग है, डेड ऑनेस्ट हैं और जिन्होंने देश के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, IAS, IPS, IFS, IRS और एलाइड सर्विसेज। लेकिन लोग कहते हैं साहब ये 3 लेटर वर्ड जो है ना, कुछ IAS, कुछ IPS, कुछ की बात कर रहा हूँ साहब, कुछ IRS, कुछ IFS, कुछ एलाइड सर्विसेज के लोग, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 75 साल में हम जहां तरक्की के एक नए पैमाने गढ़ सकते थे, कई बार आपको भी बड़ा कड़क बोलना पड़ता है कि साहब आप लोग सुधर जाओ। तो क्या है सर, ये सुधरते क्यों नहीं है? आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। ऐसे देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक ही एंगल से सबके तरफ देखना उचित नहीं है, इसलिए मैंने कहा कुछ। देखो, आप डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, हर आदमी अलग अलग है ना, हर आदमी की क्वालिटीज अलग है, हर आदमी का। मैं अक्सर एक बात प्रिंसिपल रखता हूँ कि जैसे आप एक चैनल के प्रमुख हैं, आप नए नए लड़के लड़कियों को रोजगार देते हो, उसी में से टैलेंटेड पत्रकार तैयार होते हैं, उनको आप गाइड करते हैं। तो लीडरशिप का मतलब यही है कि जो भी लोग आपके साथ मिलते हैं उनके जीवन को बदलने की ताकत आपके नेतृत्व में होनी चाहिए। तो मंत्री इतना ताकतवान होता है कि वो जब सामने वालों को लगता है कि मंत्री का इंटरेस्ट पैसे खाने में नहीं है, मंत्री का इंटरेस्ट गलत काम करने में नहीं है, मंत्री का इंटरेस्ट पॉजिटिव और काम करने में और अच्छा काम करने में है, वो भी जज करता है आपको, और फिर वो पूरा आपके साथ रात दिन काम करता है। तो समाज में हर लोग, सब जगह लोग अच्छे हैं, कम अधिक प्रमाण में, हम मेरे से कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें 100%। मेरे भी पास भी कोई अच्छे गुण नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां होगी, पर हमारे पास ऐसी लीडरशिप होती है कि हम उन लोगों से भी अच्छा काम करवा सकते हैं। और मुझे लगता है यही कलेक्टिव सक्सेस स्टोरी होती है, और इसलिए कोई बुरा नहीं है। हम अगर उनकी कमियां हैं उसको कम करके उनको अच्छी तरह जगा कर अच्छा काम करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि 38 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, तो क्या नितिन गडकरी ने जाके मशीन चलाएगा वहाँ? वही इंजीनियर्स, वही ऑफिसर्स, ये बैठे सर सामने, ये जो बिल्डर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर सब यही है, यही बना। तो फिर इनको मुझे बताइए, अब ये बिल्डर है संजीव अग्रवाल जी हैं, ये भोपाल से आए हैं आपके कार्यक्रम के लिए। अब ये काम करते होंगे पर कभी मेरे घर पे आए ही नहीं, क्योंकि हमारे राज्य में कॉन्ट्रैक्टर को मंत्री के पास जाना ही नहीं पड़ता।
और आपके आपके पार्टी के नेता सहयोगी और अब बिहार में उद्योग मंत्री भी आ चुके हैं, तो बिल्डिंग न्यू बिहार हो रहा है। नितिन जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने ससुर तक को नहीं छोड़ते, लोग ससुर से डरते हैं, पत्नी से डरते हैं। आपने उनके घर पे वो अतिक्रमण वाला जो नया सड़क बनानी थी, थोड़ा सा सड़क हटानी थी, आपने उनका घर गिरवा दिया, और पत्नी नाराज हुई कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ कि उस दिन मैं जब जा रहा था सोना के रोड पर, तो राव इंद्रजीत सिंह मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। तो मुझे अधिकारियों ने बताया कि ये बाजू में इनकी जो पत्नी थी, उनके मैका उनकी प्रॉपर्टी आती थी। अब वो तोड़ने की सिवाय पर रह नहीं था। तो हम लोग मिनिस्टर साहब के पास गए कि ये रोड ऐसा ऐसा ये है, इसको बड़ा करना है। और सोना का फ्लाईओवर अगर बन रहा हुआ गुड़गांव के पास, तो फिर उन्होंने उनको समझाया और हमने फिर उसको तुड़वाया। मंत्री जी ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए तुड़वाया। तो फिर मैंने भाषण में उनका अभिनंदन किया और कहा कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, मेरी नई नई शादी, थोड़ा 2-4 साल हुए थे, तो रामटेक में मेरे जो ससुर रहते थे, तो वो रोड बड़ा बनना था। तो वहाँ कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया कि हम घर नहीं तोड़ने देंगे। तो उनको मालूम था कि गडकरी कर ही नहीं सकता रोड, क्योंकि ससुरे का घर तोड़ना पड़ेगा। तो वो आंदोलन कर रहे थे। तो एक राधा नाम की, अभी भारत सरकार में काफ़ी बड़े लेवल पर, वो उसकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी SDO करके। तो वो बेचारी चिंता में थी, करे क्या, मिनिस्टर साहब के ससुरे का घर है, घर बना, ऑर्डर भी हुआ। तो एक दिन वो मेरे पास आई। तो मैंने कहा देखो, आप चिंता मत करो, आप रोड पर एक चुने की रेखा मार दो, जिसके जिसके घर आते उनको नोटिस दे दो, और अगले दिन बुलडोजर लेके सबके तुड़वा दो। तो फिर मेरे तरफ देखने लगी। तो बोला आपको पता है सर, इसमें भाभी जी के पिताजी का मकान है। मैंने कहा मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ आपको किसका मकान है, जिसका मकान रोड के बीच में आता है सबको तुड़वा दो, ये मेरा ऑर्डर है। तो उसने तुड़वा दिया। ससुर ने कहा नहीं, ससुर ने कुछ कहा नहीं आपको कि आपने मेरा ही नुकसान कर दिया? एक तो बेटी की शादी की और घर तोड़वा दिया। आपको तोड़ना था तो पहले बता देते तो हम ही तोड़ देते, इतना भी आपने नहीं बताया, ऐसा पत्नी ने मुझे कहा था। तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत है और मंत्री जी के पास सवाल जवाब देने का समय कम है, क्योंकि आगे भी कार्यक्रमों में जाना। और मेरे 2 मित्र हैं जो गडकरी जी के साथ काम करते हैं, कौस्तुभ पत्रकार बिरादरी से हैं और शैलेश हमारे पुराने साथी हैं। तो मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, मना लेना। लेकिन अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को मैं सवालों का सिलसिला यहीं रोकता हूँ। सैयद शाहनवाज हुसैन जो बिहार के उद्योग मंत्री, उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर। कुछ लोगों को हमको सम्मानित करना है जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमको कोरोना से उबरने में, निकलने में, डर को कम करने में जो गडकरी जी ने योगदान दिया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि भय का भूत होता है और हम डरे हुए सहमे हुए लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने राह दिखाई, उसके लिए धन्यवाद।